पाकिस्तान एक बहुत बुरे आटे के बहरान से गुजरा है और इनफैक्ट हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि पाकिस्तान के लोग लाइनों में लगकर आटा लेने के लिए मर रहे हैं और आपस में झगड़ रहे हैं कि वो एक आटे का थैला लेकर अपने घर चले जाएं और अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड कर सकें। तो Pakistan's economic crisis is deepening, with the rupee this week hitting its lowest level on record against the US dollar. किलो आटा मैनू दसो भी ये की करांगे ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਾਹਲ ਫਿਰੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਫਲਾਣਾ ਨਾਦਰਾ ਜਾਓ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਜਲਾਲਤ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੋਵਾਂ ਬੈ ਕੇ इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी रीज़न है कि जिसकी वजह से एक एग्रीकल्चरल कंट्री जो 75% वीट की प्रोड्यूसर है वो अभी इस जगह पर आकर खड़ी है कि उसके लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी का 4th पिलर है, ये वही पिलर है जिसके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी है। इनफैक्ट 1947 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान के जीडीपी में एग्रीकल्चर का टोटल शेयर अराउंड 51% था, जो अभी कम होकर अराउंड 21% तक रह गया। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से अराउंड 47% लोग सिर्फ इसी एक प्रोफेशन से मुंसलिक हैं और रूरल एरियाज की अराउंड 62% पॉपुलेशन सिर्फ एक इसी प्रोफेशन पे बेस कर रही है और अपना गुजर बसर कर रही है। एग्रीकल्चर इनफैक्ट किसी भी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये वहाँ के लोगों को फूड प्रोवाइड करती है, ये फॉरेन रिजर्व जनरेट करके देती है, या फिर डोमेस्टिकली जितनी भी ट्रेड हो रही होती है उन सब में ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी भी कंट्री को। पाकिस्तान का टोटल एरिया 7,96,095 किलोमीटर पर स्क्वायर है। इसमें से 22 मिलियन हेक्टर लैंड है वो कल्टीवेटेड है, यानी उसमें वो फसल उगाने के लिए बहुत ही बेहतर है, और 8.3 मिलियन हेक्टर लैंड है वो नॉन कल्टीवेटेड है, और ऑलमोस्ट 80% जो कल्टीवेटेड लैंड है वो इरीगेटेड है, मतलब वहाँ पर फसलें उगाने के लिए पानी एक अच्छी मिकदार में मौजूद है, पानी का वहाँ पर कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो इरीगेशन का सिस्टम है वो वर्ल्ड बिगेस्ट में से एक है, और पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर गंदम, चावल, गन्ना और कपास बहुत बड़ी मिकदार में काश्त की जाती है। और एग्रीकल्चर का पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में तकरीबन 70% शेयर है। पाकिस्तान के अराउंड 70% जो है फॉरेन रिजर्व है वो सिर्फ इसी सेक्टर की वजह से आ रहे हैं। पाकिस्तान में वाटर वेस्टेज का बड़ा इशू है। पाकिस्तान में जहाँ पर दुनिया भर का सबसे बड़ा इरिगेशन का सिस्टम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा पुराना और अजीबोगरीब है, जहाँ पर तकरीबन 50 से 60% वाटर की वेस्टेज है। दुनिया भर में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें सीप इरीगेशन का सिस्टम है, जहाँ पर बहुत सा पानी सेव भी होता है, और जितना किसी भी फसल को ज़रूरत होती है उतना ही पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फसल और ज़्यादा बेहतर होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू वाटर शॉर्टेज क्या है। पाकिस्तान में डैम्स की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया सिर्फ 2 डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद, जिसकी वजह से पानी का बहुत बड़ा इशू है। 1960s में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक इंडस बेसिन ट्रीटी भी हो चुकी है, जिसकी वजह से 3 दरिया पाकिस्तान को मिल गए, 3 दरिया इंडिया को मिल गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान के जितने भी दरिया हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आपको दरिया नहीं नजर आएंगे, बल्कि वो एक जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर गए हैं, वो नदियों नालों की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। पाकिस्तान में टोटल 22 मिलियन हेक्टर लैंड में से 8 मिलियन हेक्टर लैंड यूज ही नहीं हो रही ड्यू टू लैंड होल्डिंग, और इसी वजह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ भी बन रही हैं कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई नई सोसाइटी बन रही होगी। अगर आप लाहौर या कराची में रहते हैं तो अगर आप किसी भी फ्लाईओवर से गुजरते हैं तो आप 5 से 6 सोसाइटीज़ के बिलबोर्ड आप देख ही लेंगे कि वो आप सोसाइटीज़ आपको प्लाट ऑफर कर रही होंगी। इसकी एक और बड़ी रीज़न फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन है, यानी फार्मर लाइबिलिटी में पैदा होते हैं, कर्जे में ग्रो करते हैं और कर्जे में ही फोत हो जाते हैं।
अराउंड 50% जो पाकिस्तान के छोटे फार्मर हैं वो सिर्फ कर्जे से परेशान हैं, और वो कर्ज जो उनको दिया जाता है वो उनके ऊपर भी उनको भारी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और मार्केट की प्राइसेस इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है कि कई दफ़ा तो ये फार्मर का वो जो प्रोडक्शन होती है वो लॉस में चली जाती है, या फिर बैड वेदर कंडीशन की वजह से वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो इस तरह रूरल एरियाज़ के जितने भी फार्मर होते हैं उन पर उनकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। अगर एक दफ़ा भी इस तरह का सिनेरियो हो जाए कि उनकी फसल ज़ाया हो जाए तो वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में अभी जो व्हीट क्राइसिस चल रहे हैं इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है। आपको पता है पाकिस्तान में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो शॉर्ट हो जाती है और ब्लैक मार्केट में मिल रही होती है। अब जब चावल की फसल काश्त हो रही थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब एक फर्टिलाइज़र यूरिया के किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो उसका एक बैग जो 1800 का एक्चुअल में मिल रहा होता है वो एक ही झटके में 2800 तक पहुँच गया। और इसी तरह डायमोनियम फॉस्फेट जिसे आप डीएपी के नाम से जानते होंगे, जब उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसका एक बैग जो एक्चुअल में 4000 रुपये का मिल रहा होता था वो एक ही झटके में 9000 तक पहुंच गया। इतनी ज़्यादा जब प्राइस हाइक होती है तो बहुत से किसानों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाते हैं वो फर्टिलाइज़र। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज हैं इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 6.5 मिलियन टन की है, और पाकिस्तान को जो फर्टिलाइज़र की टोटल नीड है वो 6 मिलियन टन की है। यानी पाकिस्तान के पास ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन कंट्री में हमेशा से इसकी शॉर्टेज रहती है। तो ये फर्टिलाइज़र जा किधर रही है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 3,43,000 जो मिसिंग यूरिया है वो इलीगली सारा अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को कानों कान इस चीज़ की खबर ना हुई। अब फसलों के प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ाने के लिए हर गवर्नमेंट अपने छोटे किसानों को सब्सिडी देती है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अपने छोटे फार्मर को सब्सिडी तो देती है, लेकिन वो सब्सिडी इस तरह देती है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को पैसे देती है और मैन्युफैक्चरर बैग के अंदर एक लेबल लगाता है जिसके ऊपर सब्सिडी का वोचर कोड लिखा होता है। ये सब्सिडी पहले आइए की बुनियाद पर दी जा रही होती है। अगर आपने गवर्नमेंट को कोई फंड देना है तो आप मोबाइल फ़ोन से एक मैसेज करें तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा फ़ंड, लेकिन अगर गवर्नमेंट को आपको कोई फंड देना है तो वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए आपको अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, या फिर लंबी लाइनों में खड़ा होकर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट और सारा प्रोसीजर करना होगा। उसके बाद जब आप जाकर रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर आपको वो सब्सिडी दी जाएगी। और इनफैक्ट ये जो डीजल की और पेट्रोल प्राइसेस भी आए दिन बढ़ जाती हैं, इसकी वजह से भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्यूल प्राइसेस हैं ये भी आए दिन बढ़ जाती हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे बहुत असर पड़ता है। अब गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कंट्रोल है अपने फिलिंग स्टेशन पर कि जब भी वो प्राइस बढ़ाने की बात करती है तो ये आर्टिफिशियली डीजल की शॉर्टेज हो जाती है। इसकी वजह से फसलों का हार्वेस्टिंग का वक्त हो या फिर वो उगाने का वक्त हो तो वो किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। गवर्नमेंट इन छोटी छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आए, छोटे किसानों को सिर्फ सब्सिडी और अच्छा बीज दे और उन्हें एजुकेट करे कि किस तरह अच्छी फसल उगा सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट को सिर्फ उन्हें थोड़ा सा पुश करना होगा और बाकी सारा काम किसान खुद कर लेंगे, और कंट्री की वीट प्रोडक्शन भी बूस्ट होगी, जिसकी वजह से कंट्री ना सिर्फ अपने लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकेगी बल्कि फिर से वीट एक्सपोर्ट भी कर सकेगी और दोबारा से फॉरेन रिजर्व भी जनरेट कर सकेगी।